नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। भाषा एवं व्याकरण क्या होती है, हिंदी के अंदर पढ़ेंगे कि जितने भी हिंदी के अंदर जो टॉपिक लगते हैं व्याकरण के, सभी टॉपिकों को साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एनालिसिस करके साथियों मैं आपको विश्लेषण करके आपको हिंदी व्याकरण है वो पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों, आज के सेशन को, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पुनः वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण एवं व्याकरण। देखो साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। यहीं से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखो यहाँ पे दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। एक शब्द तो साथियों आपको देखने को मिल रहा है भाषा, एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है व्याकरण। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये भाषा क्या होता है। इस शब्द का अर्थ जानेंगे, है ना, फिर इसको पढ़ेंगे। तो भाषा शब्द है ना साथियों, भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है ना। इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है, तो इसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इस शब्द के बारे में, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति मूल भाषा अपनी मूल भाषा क्या है साथियों, संस्कृत है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाषा शब्द कहां से आया? भाषा शब्द की उत्पत्ति मूल भाषा संस्कृत के साथियों, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अब साथियों, ये जो मूल भाषा संस्कृत का जो भाष धातु है, इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। तो भाष धातु का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। और धातु क्या होती है साथियों? धातु मूल भाषा जो संस्कृत होती है ना, उसमें धातु को प्रयुक्त किया जाता है साथियों। कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? मूल भाषा जो संस्कृत अपनी मूल सभी भाषाओं की जननी, अपनी जो मूल भाषा क्या है साथियों, संस्कृत है। और संस्कृत से सभी भाषाओं को क्या हुआ साथियों, जन्म हुआ है। तो मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत में साथियों क्या होते हैं? धातु होते हैं। और हिंदी में साथियों धातु की जगह क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। तो साथियों देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो मूल भाषा संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष मतलब शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना होता है। आप समझ गए। अब साथियों, भाषा शब्द की परिभाषा की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। यानी भाषा शब्द की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा शब्द की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के बाद में आपको यहाँ पे लिख देता हूं। तो भाषा शब्द की परिभाषा क्या होती है साथियों, यानी भाषा शब्द की परिभाषा बता रहा हूं यहाँ पे। वह माध्यम जिससे मन या मस्तिष्क के, क्या? वह माध्यम जिससे मन या मस्तिष्क के भाव में विचारों का, वह माध्यम, भाषा क्या है? भाषा साथियों वह माध्यम है जिससे मन के भाव मन के भाव मन के भाव साथियों मन के भाव या विचार, आप विचार कह सकते हो साथियों यहाँ पे। मन के भाव या विचार, वह माध्यम है जिससे मन के भाव या विचार साथियों क्या होते हैं? विचार साथियों अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक इकाई मतलब समझ गए आप, कि मन के वो भाव या विचार जिसे हम बोल करके प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। यानी विचार क्या होते हैं? एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है ना। और साथियों, विचारों को क्या है, कभी भी बोल करके प्रकट नहीं करते, मन के भाव होते हैं। और जब वो बाहर आ जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं? वो एक अलग रूप धारण कर लेते हैं हिंदी के अंदर। तो समझ गए आप। तो वह माध्यम जिससे मन के भाव या विचारों को बोलकर बोलकर प्रकट करना ही भाषा की संज्ञा, प्रकट करना भाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा की संज्ञा दी जाती है। आप समझ गए भाषा की संज्ञा किसे देंगे?
जो विचार मतलब बोल करके हम प्रकट करते हैं ना, जो विचार, जो मन के भाव होते हैं, मन के विचार होते हैं, उसे हम जब बोल करके साथियों प्रकट कर देते हैं तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। और साथियों ध्यान रखना, भाषा होती है ना, भाषा व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा व्यक्ति की पहचान होती है, पहचान होती है। भाषा क्या होती है? व्यक्ति की पहचान होती है। आप जहां भी जाओगे, आपकी बोली, आपकी भाषा ये बता देगी कि आप किस क्षेत्र विशेष से रहने वाले हो। आपकी बोली, आपकी भाषा साथियों आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर देती है। यानी जब भी आप जाओगे, चाहे आप हिंदी भाषा बोल रहे हो या कोई भी भाषा बोल रहे हो या किसी क्षेत्र विशेष में आप चले गए, वहां पे आप जैसे ही उस भाषा का प्रयोग करोगे, जैसे आप अपने विचार रखोगे, तो ये बता देगी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ना, और व्यक्ति किस क्षेत्र का रहने वाला है। तो भाषा क्या होती है? व्यक्ति की या मनुष्य की क्या होती है? पहचान होती है। तो भाषा अपने आप में व्यक्ति या मनुष्य की पहचान होती है, तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और यह बात समझ गए, भाषा क्या होती है साथियों? व्यक्ति की पहचान होती है। अब साथियों ये तो मैंने बताया परिभाषा क्या होता है, वह माध्यम जिसके मन के, वह माध्यम, भाषा वह माध्यम है जिसमें मन के भाव या विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ये तो साथियों भाषा की संकीर्ण परिभाषा थी। अब मैं भाषा की व्यापक परिभाषा की चर्चा करने जा रहा हूं, तो ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे, मैं साथियों व्यापक परिभाषा की चर्चा करूंगा। व्यापक परिभाषा, परिभाषा, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। व्यापक परिभाषा क्या होती है? भाषा साथियों वह साधन है, भाषा, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिससे, जिससे, जिससे हम, भाषा वह साधन है जिससे हम सोचते हैं, या वह साधन है या वह माध्यम है जिसे हम सोचते हैं और अपने विचार, और अपने विचार को प्रकट करते हैं, या साथियों अपने विचारों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विचारों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए हैं भाषा क्या है। भाषा साथियों वह साधन है, भाषा वह माध्यम होता है जिससे हम विचार, जिससे क्या करते हैं? जिसे अपने विचार, जिससे हम सोचते हैं, और सोच करके साथियों हम क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? भाषा कहते हैं। तो साथियों भाषा समझ गए, भाषा किसे कहते हैं। अब साथियों एक शब्द और है इसमें, एक शब्द क्या है इसमें? व्याकरण शब्द है। अब ये व्याकरण क्या होता है साथियों? देखो व्याकरण शब्द है ना साथियों, ये व्याकरण शब्द बना है वी प्लस, वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ साथियों होता है भली प्रकार से जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? इस व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? भली प्रकार से, भली प्रकार से जानना। क्या होता है? व्याकरण होता है। भली प्रकार से जानना क्या होती है? व्याकरण होती है। अब व्याकरण को मतलब व्याकरण कहते किसे हैं? तो साथियों व्याकरण क्या होती है आपको पता है? व्याकरण की एक पुस्तक होती है। व्याकरण क्या होती है? एक पुस्तक होती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक पुस्तक होती है साथियों, एक पुस्तक होती है। व्याकरण की एक कृति होती है, एक रचना होती है साथियों। और साथियों बात करें, एक संस्करण होता है, एक संस्करण होता है। व्याकरण पुस्तक होती है, कृति होती है, रचना होती है, संस्करण होता है, एक ग्रंथ होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं साथियों। तो व्याकरण की परिभाषा वी प्लस आ प्लस करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ भली प्रकार से जानना होता है। अब साथियों आप भाषा शब्द के बारे में भी जान गए कि भाषा क्या होती है और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो भाषा एवं व्याकरण इन शब्दों का आपने अर्थ समझ लिया। अब साथियों मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं। तो देखो भाषा एवं व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? भाषा एवं व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 क्या होते हैं साथियों? अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो साथियों एक तो साथियों होता है, 3 अंग में होता है, एक तो साथियों वर्ण होता है, भाषा व्याकरण का अंग। 2 नंबर पे बात करूं तो साथियों एक होता है शब्द, और एक साथियों होता है वाक्य। ये भाषा एवं व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब साथियों ध्यान में रखना इस बात को कि वर्णों के सार्थक योग से किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है।
और शब्दों के सार्थक योग से किसका निर्माण होता है? वाक्यों का निर्माण होता है। यानी वर्णों के सार्थक योग से किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। और शब्दों के सार्थक योग से किसका निर्माण होता है साथियों? वाक्य का निर्माण होता है। भाषा के 3 अंग बताए मैंने। भाषा में व्याकरण के कितने अंग होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण शब्द के बारे में, यानी वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाषा के 3 अंगों में सबसे पहला जो अंग था वो हमारे सामने क्या था? वर्ण। वर्ण पढ़ेंगे साथियों। वर्ण क्या होते हैं? देखो, मैं आपको एक प्रश्न लिख रहा हूं, आपको बता देता हूं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होते हैं साथियों भाषा की वह सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि का साथियों लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। तो ध्यान में रखो, ये परिभाषा आप लिख सकते हो। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है साथियों? मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि। और साथियों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है साथियों? वर्ण कहलाते हैं। लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे साथियों मैं आपके सामने शब्द बोलता हूं, जैसे आपके सामने कोई बोला, मैंने कोई ध्वनि बोली, शब्द नहीं ध्वनि बोली आपके सामने। शब्द तो बहुत आगे जाकर के आएगा। ध्वनि बोली, जैसे मैंने बोला कै और एक बोला साथियों ए, तो ये क्या ध्वनियां हैं। और जब इसका मैं लिखित देता हूं ना साथियों, जब इसको लिख देता हूं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोला ए और ए को मैंने लिख दिया, तो ये साथियों क्या हो गया? वर्ण हो गया। यानी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। एक साथियों मैंने बोला कै को मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब साथियों बात करते हैं, हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण कितने होते हैं? तो प्रश्न अपना ये लिख लो यहां पे। हिंदी व्याकरण में, हिंदी में ऐसा लिख लो, हिंदी में 44 वर्ण होते हैं। 44 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं साथियों? 44 वर्ण होते हैं। और इस वर्णों को साथियों 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब बात करते हैं 2 भागों में कौन से। तो पहला जो भाग आता है उसे कहते हैं साथियों स्वर। एक तो स्वर में बांटा गया है, और दूसरी में अगर बात करूं तो वो है साथियों व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? अब स्वर की परिभाषा में आपको यहां पे लिख देता हूं, तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। स्वर क्या होते हैं साथियों? स्वर होते हैं वे ध्वनियां, यानी ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता है और कम से कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा साथियों, स्वर की परिभाषा है वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे और अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? स्वर कहते हैं। आप समझ गए स्वर किसे कहते हैं? आपको बात बस इतनी ध्यान में रखनी है कि वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, बहुत कम समय लगेगा, और साथियों ध्वनियों का किसी अन्य ध्वनियों का क्या नहीं लिया जाएगा? सहारा नहीं लिया जाएगा,
उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब साथियों बात आती है कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों हिंदी में स्वर, हिंदी में साथियों स्वर होते हैं 11। और साथियों संस्कृत में कितने होते हैं? आपको पता है मूल भाषा हमारी क्या है? संस्कृत। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी बताओ। तो देखो हिंदी में 11 स्वर साथियों में लिख देता हूं यहाँ पे। साथियों ए, आ, ई, बड़ी ई, साथियों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और साथियों री। समझ गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गए साथियों। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत में 13 होते हैं। एक बड़ी री होती है और एक साथियों लरी शामिल हो जाता है। तो हिंदी में संस्कृत में स्वर कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। अब आप समझ गए कि स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 होते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं व्यंजन की। भाई स्वर को कर ली, वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर में और व्यंजन में। तो स्वर की बात कर ली, स्वर हमने जाना। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन साथियों वे ध्वनियां जिसको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो परिभाषा ये होगी, वे ध्वनियां ध्वनियां जिसे स्वर की सहायता से बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं साथियों। और हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात मैं आपको बता देता हूं अभी। तो हिंदी में देखो, वे ध्वनियां जिसको स्वर की सहायता से, परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, वे ध्वनियां जिसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर आपको पता है ए आ इसकी सहायता से बोला जाएगा। जैसे साथियों कै शब्द है, कै मैंने बोला कै, और इसके साथ में स्वर जुड़ गया कै, तो कै क्या हो गया? व्यंजन हो गया। कै है, ठीक है, कै और प्लस में ए, ये भी ध्वनिया और ये भी ध्वनिया, ये दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना? कै बन गया, है ना। तो कै क्या है? ये साथियों व्यंजन है। अब देखो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी में साथियों व्यंजन कितने होते हैं ये लिख लो आप। हिंदी में व्यंजन। तो साथियों हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन साथियों 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं साथियों। अब व्यंजन किस प्रकार होता है उसका वर्गीकरण हम आगे की क्लास में करेंगे कि भाई इसको वर्ग में बांटेंगे। कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये 25 होते हैं। फिर इसको किस स्वर में रखते हैं? हसव व्यंजन कौन से होते हैं? स्वर कौन से होते हैं? लघु स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो वो एक अलग है, तो वर्णों का वर्गीकरण करते हैं ना, तब उसमें पढ़ेंगे। तो साथियों देखो, आप समझ गए हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब 11 तो स्वर हो गए साहब, 11 कितने हो गए? स्वर हो गए, और 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 44। 44 हिंदी में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर के, स्वर और व्यंजन क्या करते हैं? देखो स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भाग होते हैं, है ना। तो साथियों स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो साथियों 44 होते हैं। तो साथियों ये थी भाषा और व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी। भाषा और व्याकरण के बारे में ये सामान्य जानकारी थी। और साथियों हमने शुरू किया है रिट लेवल 1 का सिलेबस, हिंदी व्याकरण को लेकर के हम पढ़ रहे हैं। और साथियों ऐसे आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहे तो रिट लेवल 1 के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें व्याकरण तो जरूर आती है। हिंदी व्याकरण सब जगह समान होती है, चाहे आप कहीं से पढ़ लेना। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी हिंदी व्याकरण आती है ना। अगर आप रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी हिंदी व्याकरण आती है। तो भाषा तो एक ही बात है, व्याकरण तो आप कहीं पढ़ो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो रिट लेवल 1 के हिसाब से पढ़ाऊंगा। लेकिन कराने वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा विस्तृतता के साथ आपको कराऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप बात को समझ गए हो कि भाषा तो सब में एक होती है, चाहे वो रिट लेवल 2 की हो चाहे लेवल 1 की हो, है ना, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों आज अपन हम पढ़ेंगे ना, तो किस प्रकार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों शब्द। जैसे हमारा जो टॉपिक रहेगा आगे किस प्रकार पढ़ने वाले में उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में, शब्द विचार।
और फिर साथियों शब्द विचार के बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे अपन साथियों वर्ण विचार, और इसके बाद पढ़ेंगे साथियों वाक्य विचार, वाक्य विचार, ठीक है। अब देखो शब्द विचार के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो शब्द विचार के अंदर साथियों संज्ञा है ना, और सर्वनाम है, और साथियों संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, क्रिया है, इन सभी को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। और वर्ण विचार के अंतर्गत साथियों, वर्ण विचार में पढ़ेंगे संधि साथियों, जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि है, और साथियों व्यंजन संधि है, और साथियों विसर्ग संधि है। इन सभी संधियों का अध्ययन इसके वर्ण विचार जब पढ़ेंगे ना हिंदी के अंदर तो उसमें करेंगे। और वाक्य विचार में साथियों है ना वो पढ़ेंगे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, कुहावते हैं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वाक्य विचार। वाक्य कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो साथियों ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा एवं व्याकरण में हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों शब्द विचार। शब्द विचार। अब देखो मैं फिर जीरो से बताने की कोशिश करूंगा। शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, है ना। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा क्या होती है, फिर हम शब्द विचार की परिभाषा जानेंगे। तो शब्द क्या होते हैं साथियों, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों का सार्थक योग क्या होता है, शब्द कहलाते हैं। तो लिख लो परिभाषा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई वर्णों का सार्थक योग ही शब्द कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे। और साथियों शब्द विचार, देखो शब्द के बारे में जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब शब्द विचार किसे कहते हैं, तो साथियों शब्द विचार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा में आपको लिखा रहा हूं। तो शब्द विचार किसे कहेंगे कि शब्दों का शुद्ध लेखन, शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण करना, या शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि शब्द विचार क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो शब्दों की, शब्द की परिभाषा आप जान गए कि एक या एक से अधिक वर्णों का, ध्वनियों का सार्थक समूह, वर्णों की ध्वनियों का सार्थक समूह भी शब्द होता है। एक परिभाषा ये भी लिख लो, एक या एक से अधिक वर्णों की ध्वनियों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब आप इस समय बात भी जान गए कि शब्द विचार में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्दों का शुद्ध लेखन, प्रयोग, उच्चारण करना या उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहता है, शब्द विचार कहलाता है। और शब्दों को मतलब एक या एक से अधिक वर्णों के साथ ध्वनियों का सार्थक समूह होता है ना, उसे हम शब्द कहते हैं। तो आप इस बात को भी जान गए होंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। सार्थक का समझते हो ना साथियों, आप यहाँ पे क्या है, ये सार्थक शब्द है साथियों, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब स प्लस अर्थ सहित, अर्थ और कै, देखो ये है स मतलब सहित और अर्थ सहित, अर्थ सहित होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। तो इस बात को भी आप समझ जाना कि सार्थक शब्द क्या है, सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। अब ठीक है, अब यहां से प्रश्न बन रहे हैं साथियों कि देखो कई प्रश्न ऐसा आ जाता है यहीं से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आप आराम से उत्तर दे देना वर्ण होती है। फिर प्रश्न आ जाए कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है,
तो क्या होते हैं? शब्द। तो ये देखो, लिख लो आप इस बात को। अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं साथियों? शब्द होते हैं। और साथियों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आपको क्या बतानी है? वो बतानी है आपको वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब साथियों, इस शब्दों का क्या करेंगे? अपन वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? देखो, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से करेंगे। एक तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, है ना? शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर एक साथियों, शब्दों की व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। फिर जानेंगे शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और फिर जानेंगे साथियों, शब्द प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का वर्गीकरण। तो यहां पे हेडिंग लगा लो, शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। अब अपन करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण साथियों कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया जाता है। 4 भागों में बांटा गया है। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं साथियों, किसके आधार पे? व्युत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे लिखूंगा? व्युत्पत्ति के आधार पे, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और फिर यहां पे मैं लिख देता हूं, उत्पत्ति के आधार पे हो गया। फिर यहां पे लिख देता हूं रचना के आधार पे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। समझ गए? उत्पत्ति के आधार पे और रचना के आधार पे। और 3 नंबर पे मैं लिखने वाला हूं साथियों, वो है साथियों अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। और साथियों, फिर मैं लिख रहा हूं प्रयोग के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पे। अब अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है, तो वो देखते हैं। तो अब देखो, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण है वो साथियों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो भाग आता है वो साथियों आता है उत्पत्ति के आधार पे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। और 2 नंबर पे आता है साथियों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। और 3 नंबर पे बात करता हूं साथियों, तो 3 नंबर पे आता है देशज शब्द। देशज शब्द। और 4 नंबर पे अगर साथियों मैं बात करूं, तो 4 नंबर पे आता है साथियों विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। और साथियों 5 नंबर पे मैं बात करूं, तो 5 नंबर पे आता है संकर शब्द। संकर शब्द। समझ गए? अब क्या होते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। अब हम ये देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है साथियों 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में। कौन कौन से हैं साथियों? तो देखो वो ध्यान से। पहला भाग है साथियों रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। फिर साथियों आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और फिर साथियों 3 नंबर पे बात करूं, तो वो आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ध्यान में रखना आप, ठीक है। और साथियों आगे की तरफ चलते, अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण के आधार, अर्थ के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा साथियों? एक तो साथियों बात करते हैं तो वो होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। एक साथियों में बात करता हूं तो वो होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है। और साथियों अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया साथियों कितने भागों में? 2 भागों में।
दो भागों में, दो भागों में किया गया। कौन कौन से साथियों? तो पहला आता है साथियों विकारी शब्द, विकारी शब्द। और साथियों दूसरा जो आता है वो आता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखो, ये तो था साथियों शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4 भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया। 4 भागों में शब्दों का डिवाइडेशन हुआ है। पहला साथियों उत्पत्ति के आधार पे, फिर रचना के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे और फिर प्रयोग के आधार पे। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पे साथियों 3 भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पे साथियों 2 भागों में और प्रयोग के आधार पे 2 भागों में। अगर ऐसा प्रश्न कहीं आ जाए कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो आपको करना है 4 भागों में। अगर साथियों ऐसा पूछे कि शब्दों का वर्गीकरण वहां पे 4 शब्द ही नहीं दिया हो, मतलब 4 ऑप्शन में नहीं हो, तब साथियों वहां पे आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा आपको। तो वहां पे ऑप्शन आपको कितना करना है? 12 करना है। तो आप आसानी से कर दोगे आराम से। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों पे किया गया, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति या रचना एक ही बात होती है साथियों, व्युत्पन्न करना या रचना करना, ठीक है। अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, ये तो आप समझ गए होंगे। अब चलो साथियों इस शब्दों को एक एक करके हम जानेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। 2 भागों में किया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हमें यह समझना है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। तो साथियों विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं वे शब्द, कौन से? वे शब्द जिन्हें जिन्हें वचन, लिंग, कारक और काल के आधार पे क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किस किस के आधार पे बात कर रहा हूं साथियों? विकारी शब्द बताऊं, लिंग और साथियों वचन, लिंग और वचन, कारक और साथियों काल, यानी इन चारों के आधार पे जिस शब्दों का क्या किया जाए, जिस शब्दों में परिवर्तन किया जाए ना, उस शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? तो विकारी शब्द होते हैं साथियों जैसे संज्ञा, संज्ञा का साथियों परिवर्तन हो जाता है, वचन, लिंग, कारक के आधार पे उसमें परिवर्तन होता है। और साथियों मैं बात करूं तो सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, इन शब्दों का क्या होता है साथियों? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे संज्ञा शब्द ले लेता हूं, कोई भी संज्ञा, संज्ञा मान ले लिया मैंने मोहन ले लिया। अब मोहन का मैं लिंग के आधार पे तो चयन, वचन, इसका परिवर्तन कर सकता हूं, है ना। तो मोहन लिंग के आधार पे क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग है, ठीक है। और उसको मैं स्त्रीलिंग भी कर सकता हूं, ठीक है। और वचन, वचन मतलब समझ गए, कोई भी शब्द का वचन के आधार पे परिवर्तन किया जा सकता है, कारक के आधार पे किया जा सकता है, काल के, कोई भी संज्ञा शब्द का, है ना। तो इस हिसाब से आप परिवर्तन कर सकते हो। सर्वनाम शब्द है, उसका लिंग के आधार पे आप परिवर्तन कर सकते हो। जैसे वह शब्द क्या है? सर्वनाम, वह। तो वह लिंग के आधार पे वह लड़की, और उसको पुल्लिंग बनाएंगे तो वह लड़का, है ना। और वचन के आधार पे कर सकते हैं, और साथियों कारक के आधार पे कर सकते हैं, और काल के आधार पे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये वो कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और साथियों अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसको लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पे परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे जिस शब्दों में क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जान गए। जैसे कौन कौन से होते हैं तो उसकी मैं चर्चा करूं तो साथियों, जैसे क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। और साथियों बात करूं तो समुच्चय बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है ना। और विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक शब्द है ना। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या नहीं कर सकते? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे प्रयोग नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। उदाहरण दूंगा साथियों, वह लड़का काला है, वह लड़का काला है। अब यहां पे वह शब्द क्या है ना, वह शब्द क्या है यहां पे? अब आप कहोगे सर यहां पे वह शब्द वो सर्वनाम है,
तो सर्वनाम नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला शब्द। तो देखो, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला शब्द, यहां पे कोई संज्ञा शब्द रख के देखो, अगर चेंज हो रहा है वाक्य तो आप आराम से ये क्या है, सर्वनाम है। तो मैंने यहां पे रख दिया वह के स्थान पे कोई संज्ञा शब्द रखा, वह के स्थान पे जैसे मैंने रखता मोहन, तो मोहन रखा, मोहन लड़का काला है, क्या वाक्य सही बन रहा है? मोहन लड़का काला है, वाक्य मतलब सही नहीं बनना है। इसका मतलब वह शब्द यहाँ पे क्या है, सर्वनाम नहीं है, इसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते साथियों। तो वह यहाँ पे क्या, एक अव्ययकारी शब्द आया है। और कौन सा अव्ययकारी शब्द है? तो ये क्या है, किसका मतलब संबोधन कर रहा है, वह है ना, इशारा कर रहा है ना, समुच्चय बोधक है या विस्मादि बोधक है, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक है, या संबंध बता रहा है किसी के अंदर, या कोई मतलब क्या है कि सूचक शब्द है। तो यहाँ पे वह शब्द क्या है, सर्वनाम नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हो। अब आपको यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे हिंदी में कि सर्वनाम, मैंने बताया कि यहाँ जो वह शब्द, वह तो हमने सर्वनाम में पढ़ते हैं कि वह, यह, ये सब सर्वनाम होते हैं। यह वह हमने पढ़ा कि भाई सर्वनाम कौन से होते हैं, तो यह वह। लेकिन साथियों, सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे उस शब्द को रख कर देखिएगा, अगर रखने पर वो अगर वाक्य सही स्टिक पैदा होता है तो वो शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो देखो, वह के स्थान पे मैंने मोहन रखा, मोहन लड़का काला है, होता ही नहीं है ऐसा वाक्य। ऐसा जरूरत था मोहन काला है ना, तब तो जरूरत था, तो आराम से कर सकते थे कि मोहन काला है। और काला शब्द यहाँ पे क्या है साथियों, विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की, लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द है, समझ गए। और लड़के में कौन सी संज्ञा है साथियों, लड़के में साथियों कौन सी संज्ञा है? संज्ञा तीन प्रकार की होती है साथियों। पहली आपको बताऊं तो पहली होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और साथियों भाववाचक संज्ञा। तो आपको बतानी है कि लड़का इसमें जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको पता है लड़का यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जाति को इंडिकेट कर रहा है ना, लड़कों की जाति को, लड़का कोई भी हो सकता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर सकता है। और संज्ञा पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छी तरीके से, उसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार होता है। और काला शब्द क्या है साथियों, विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा यहाँ पे लड़का है, अब लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है, काला है, तो काला शब्द यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस प्रकार आपको हिंदी पढ़नी है साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये समझ गए किस प्रकार विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द लिंग वचन कारक काल के आधार पर उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिस शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे वह शब्द क्या है, अविकारी शब्द है, जिसको लिंग वचन कारक काल के आधार पर प्रयोग नहीं, वचन पे प्रयोग नहीं कर सकते, यानी विकारी शब्द है। अब आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब अर्थ के आधार पे देखते हैं, अर्थ के आधार पे बात करें तो दो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मैंने अभी बात बताया था, अर्थ सहित जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो सार्थक शब्द क्या होता है, जैसे जैसे सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जैसे कै, जैसे इसमें देखो कै मैल, कमल नाम है, कमल नाम है, ये एक सार्थक शब्द है साथियों। कमल, जिसका मतलब आपको पता है कमल एक पौधा होता है ना, कमल का एक फूल होता है, पौधा नहीं, कमल का एक फूल होता है ना। अब इसको कमल एक व्यक्ति का भी नाम होता है, ये एक सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन मैं इसको इससे लिख दूं लमक, क्या ये सार्थक शब्द, लमक, लमक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना। तो इस प्रकार ये क्या है, एक निर्थक शब्द है, जबकि ये क्या है, एक सार्थक शब्द है कमल। तो सार्थक शब्दों के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं हम, सार्थक शब्दों के अंदर साथियों हम पढ़ते हैं विलोम शब्दों को, किसको, विलोम शब्दों को। और साथियों पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है उसको पढ़ते हैं। और साथियों पर्यायवाची शब्द है, और जो भिन्नार्थक शब्द है, एकार्थक शब्द है, उन शब्दों को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सार्थक शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और निर्थक शब्द आप समझ गए जिसका कोई। और ये तो आप जानते हो साथियों कि रूढ़ शब्द को रचना के आधार पे पढ़ें तो आप इसको तो पता ही, आपको रचना के आधार पे शब्द कितने, तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये तो बहुत ही आसान चीज है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलो बता देते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जिसका मतलब न तो कोई संज्ञा होती है, न जिसमें कोई संधि विच्छेद होता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसका, है ना, वो केवल रूढ़ शब्द है। जैसे मैंने नाम लिया आकाश, आकाश एक रूढ़ शब्द है साथियों, आकाश लिया, पहाड़ लिया, है ना।
अग्नि नाम लिया, है ना। इसका आप देखो कुछ भी नहीं कर सकते, उसको न तो तोड़ सकते हो न मरोड़ सकते हो, है ना। कैसे? और ये रूड शब्द मतलब ऐसे शब्द जो रूड है, मतलब रूड समझते हो आप, मतलब जच्चा कच्चा जी जच्चों ने वो नाम रख दियो। रूट शब्द का मतलब ये है कि पहले जो रूट शब्द लिखा गया ना, पहले हिंदी थी, मतलब पहले मतलब कोई व्यक्ति आता है, किसी ने इशारा किया कि भाई ये क्या है, तो उसने इशारा करके पूछा कि ये क्या है, तो उसने ये कहा कि ये पहाड़ है। तो सब वहां पे 4 आदमी खड़े थे, है ना, उसने मान लिया कि ये पहाड़ है, तो उसने कहा हाँ ये पहाड़ है भाई। अब सबके लिए वो पहाड़ है, आज तक वो पहाड़ बना हुआ है। अब पहाड़ क्यों कहा उसने, क्यों नाम रखा पहाड़, भाई मुझे तो पता नहीं, न उसको पता, उसने उसके मन में आया शब्द वो रख दिया। फिर उसने कहा कि ये क्या है ना, वही ऊपर ये क्या है, बोले ये आकाश है, आकाश है। तो अब किसी ने पूछा नहीं कि भाई आकाश क्यों है, ऐसा आकाश है क्यों, है ना। तो उसने सबका नाम रख दिया, भाई बोले ये क्या है, बोले ये आकाश है। फिर ऐसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई उसने उसको बताया, फिर 4 को बताया, 5 को बताया। उसने पूछा क्या है, बोले ये आकाश है। बोले किसने बताया, उसने बताया। बोले क्यों बताया, मुझे क्या पता, उसने बताया आकाश है। अब उसने भी नहीं पूछा, इस प्रकार चलते आगे, बोले ये क्या, बोले ये अग्नि है ना। तो इस प्रकार चलते हैं, ये रूढ़ शब्द है, ये साथियों आप अच्छी तरीके से खुद जानते हो इसके बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी, हमें ज्यादा बहस किसके बारे में करनी, ये क्या होते हैं, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और द्विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो ये तत्सम शब्द क्या होते हैं इसको हम जानेंगे। तो इसको अब जानने से पहले आपको थोड़ा सा और आगे की ओर शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो इसकी कहानी को समझते हैं, इसकी कहानी को किस प्रकार समझेंगे वो देखो। इसकी कहानी को कैसे समझेंगे, तो इसकी कहानी को इस प्रकार समझेंगे जैसे तत्सम तद, मतलब हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, है ना। यानी आपको बताए कि हमारी मूल भाषा क्या है, मूल भाषा हमारी संस्कृत है। मूल भाषा, मूल भाषा सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है वो क्या है, संस्कृत है, संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। और साथियों संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है, मतलब हिंदी भाषा आई है तो संस्कृत भाषाओं से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत के भी प्रभाव देखने को मिलता है। पहले क्या होता, संस्कृत भाषा थी। अब उत्पत्ति कैसे वो बता रहा हूं मैं, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना, और उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखो संस्कृत से क्या हुआ, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, वैदिक भाषा आई, है ना। संस्कृत के बाद वैदिक भाषा आई, वैदिक भाषा के बाद साथियों कौन सी आई, लौकिक भाषा आई, लौकिक भाषा। और लौकिक भाषा के बाद साथियों पाली भाषा आई, और पाली भाषा के बाद साथियों प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के साथ बाद अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा के बाद साथियों शौरसेन या अपभ्रंश आई, शौरसेन, शौरसेन या अपभ्रंश आई, भ्रंश आई, अपभ्रंश। और इसके बाद साथियों हिंदी आई। देखो हिंदी कितने दिनों के बाद आई, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा से वैदिक भाषा आई, फिर लौकिक भाषा आई, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा आई, फिर शौरसेनी भाषा आई, फिर हिंदी भाषा आई। अब जो संस्कृत भाषा में जो शब्द थे ना वो धीरे धीरे किस में आए, वैदिक में आए। अब मान लो कि आपको पता है कि भाषा क्या होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है साथियों। भाषा क्या होती है, भाषा, भाषा क्या होती है साथियों, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, भाषा बदलती रहती है। वो है ना पग पग पे पानी बदले, तो ऐसे एक कहावत चलती है ना कि पग पग पे पानी बदले और ठोर ठोर पे वाणी बदले, ऐसे मतलब भाषा है ना। तो इस प्रकार है कि 10 कोस पे पानी बदले, पग पग पे पानी बदले, 10 कोस पे वाणी बदले, इस प्रकार मेरे को थोड़ी कहावत थोड़ी सी दिमाग में नहीं आ रही है। तो क्या है कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ये समय और स्थान के आधार पे भाषा क्या होती है, समय और स्थान के साथ पे, समय और स्थान, स्थान के हिसाब से क्या होती है, भाषा परिवर्तन होती रहती है। समय और स्थान के हिसाब से भाषा में क्या होता रहता है, परिवर्तन होती रहती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले संस्कृत भाषा चलती थी, संस्कृत से वैदिक भाषा में आई, फिर वैदिक भाषा के बाद लौकिक भाषा आ गई, लौकिक भाषा से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर शौरसेनी अपभ्रंश भाषा आई। इस प्रकार भाषा देखो बदलती आ रही है, शौरसेनी से फिर हिंदी आई, है ना। अब देखो वर्तमान में क्या हो गया, अब हिंदी भाषा से आपको पता है कैसी भाषाएं आ गई, हिंदी भाषा से और भाषाओं का उदय हो गया, है ना। जैसे राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी है ना, गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है ना। और साथियों कई भाषाएं ऐसे, गुजराती, मराठी, है ना,
और मलयालम है ना। ये सभी के सभी भाषाएं धीरे धीरे फिर हिंदी से हो गई। और फिर अपनी राजस्थानी भाषाएं वो भी अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोली जाती है ना। कहीं तो मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं पर हाड़ौती बोली जाती है, कहीं पर मारवाड़ी मेवाड़ी बोली जाती है ना। कहीं पर शेखावाटी बोली जाती है, कहीं पर रांगड़ी भाषा। रांगड़ी भाषा आपको पता है कहाँ पे बोली जाती है? जालौर वाले क्षेत्र में बोली जाती है साथियों, रांगड़ी भाषा, है ना। तो मैं जो हिंदी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, हाँ हिंदी जो सॉरी कला संस्कृति का टॉपिक, उसमें हम वो करवाऊंगा भाषा बारे में। हिंदी साहित्य का जो टॉपिक चलेगा ना, भाषा इंटू साहित्य, उसमें मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा, भाषाओं बोलने के बारे में पढ़ेंगे तब। तो देखो, हिंदी से किस प्रकार भाषा क्या आती है, समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तन होती रहती है। तो क्या हुआ कि कुछ संस्कृत भाषा के जो शब्द थे ना, जो वैदिक भाषा है, तो कुछ शब्द संस्कृत भाषा की वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में क्या होता है, तो इस संस्कृत भाषा में साथियों बहुत बड़े बड़े श्लोक होते हैं। वैदिक भाषा में आपको पता है बहुत बड़े बड़े श्लोक होते हैं, है ना। वेदों में कितने बड़े बड़े श्लोक होते हैं आपको पता है। पहले क्या होता था कि लोग मतलब इतने बड़े बड़े श्लोकों को आसानी से वो लोग बोल लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लौकिक भाषा है ना, तो उसमें लोगों को थोड़ी सी बड़े बड़े शब्दों को बोलने में प्रॉब्लम होने लगी। तो उसने क्या, उन शब्दों को तोड़ दिया बीच में से, है ना। फिर वो शब्द टूट के लौकिक में आए। फिर लौकिक से फिर लोग आए तो आगे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर पाली भाषा में आ गए, कुछ शब्द टूट करके आ रहे हैं ना, कुछ शब्द ज्यों के त्यों आ गए, कुछ शब्द टूट करके आ रहे हैं। प्राकृत भाषा में आए, प्राकृत अपभ्रंश से फिर शौरसेनी से फिर हिंदी में आए। इस प्रकार लगातार क्या हो रहा है, भाषाओं से शब्द आ रहे हैं, कुछ शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, किसी का अर्थ बदल रहा है ना। और किसी का तो अर्थ बदल गया, कुछ शब्द ज्यों के त्यों आ गए, है ना। तो वो क्या कहलाए, अलग भाषाओं में मतलब हो गए। तो उसी प्रकार क्या है कि संस्कृत भाषा से, अब देखो तत्सम शब्द की परिभाषा बता रहा हूं। तत्सम शब्द की परिभाषा यहां पे ये हो जाएगी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो क्या है हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा लिख दो इसकी, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द आप समझ गए होंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जैसे साथियों संस्कृत का एक शब्द लेता हूं आपके सामने, कोई भी शब्द का नाम ले लीजिए आप। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत का शब्द है। अग्नि किस भाषा का शब्द है, अग्नि एक संस्कृत का शब्द है। और अग्नि का हिंदी में क्या कहते हैं, आग कहते हैं। मतलब उच्चारण के लिए, उच्चारण में मतलब सही प्रयोग करने के लिए कर लिया, है ना। लेकिन ये हिंदी में अग्नि के रूप में, तो अग्नि क्या एक तत्सम शब्द है। जैसे हम एक बालक, जैसे हाँ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई बालक होता है, उसको कक्षा में रिजल्ट सुनाया, परिणाम सुनाया जाता है, तो वो क्या कहता है कि यार आज हमारी कक्षा में हमारे जो परिणाम सुनाए उसमें मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मैंने कक्षा प्रथम को, हमने 5वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। हम पहले कहते थे ना, हमने 5वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। अब प्रथम श्रेणी, प्रथम, देखो यहाँ पे शब्द है प्रथम, तो प्रथम शब्द यहाँ पे क्या है, प्रथम शब्द यहाँ पे संस्कृत का है। समझ गए। संस्कृत में तत्सम शब्द कहते हैं वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब मैं बात करता हूं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में उच्चारण में सुविधा अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया गया है। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसका हिंदी में उच्चारण के सुविधानुसार प्रयुक्त करने के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसको हिंदी उच्चारण में सुविधा अनुसार परिवर्तन किया गया, वो क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आप समझ गए तद्भव शब्द कौन से होते हैं। जैसे प्रथम शब्द है, तो
तो प्रथम शब्द का मतलब थोड़ा बोलने में कठिन है, तो इसका सही उच्चारण कर लिया, मतलब पहला, पहला कर दिया, है ना। एक संस्कृत का जो तत्सम शब्द अग्नि, अग्नि का देखो, अग्नि का क्या कर लिया, अग्नि का सही अर्थ लगा लिया आग, है ना। और ये आग शब्द है, ये तद्भव शब्द है। और अग्नि, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के अग्नि शब्द से उत्पन्न हुआ है, और अग्नि है, और साथियों उष्ट्र है, आम्र है ना, ये सभी के सभी क्या है, तत्सम शब्द है। और अग्नि है, आग है। एक शब्द है साथियों ग्रह, ग्रह भी क्या है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में उच्चारण, हिंदी में सुविधा के उच्चारण के लिए, उच्चारण में सुविधा के लिए क्या कर लिया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, घर कर दिया। तो घर शब्द क्या है, तद्भव शब्द है ना। इसी प्रकार क्या है, आप समझ सकते हो कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसका जैसे समझ गए, प्रथम, अग्नि, आम, उष्ट्र, ग्रह, ये सभी के सभी क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसको हिंदी में उच्चारण के लिए सुविधा अनुसार परिवर्तन किया जाता है, उसे तत्सम, जैसे पहला है, घर है ना, इस प्रकार के आग है, ये सभी के सभी। मैं आपको अच्छी तरीके से इसको बताऊंगा, जब अच्छी तरीके से बताऊंगा कौन से शब्द तत्सम कैसे प्रयोग होते हैं, तद्भव, ये तो आपको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए वर्गीकरण बता रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और साथियों देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं, तो देशज शब्द देखो, देश प्लस जय, देश में जन्म लिया हो, देश में जो जन्मे हो, देश में जन्मे हो, देश में जो जन्मे उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देश में जो जो शब्द जन्मे उसे देशज शब्द कहते हैं। यानी हमारी जो क्या बोलते हैं, जो अपनी जो आंचलिक भाषा होती है, आंचलिक भाषा को जब हिंदी क्षेत्र, आंचलिक जो क्षेत्रीय भाषा होती है, आंचलिक भाषा क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषा में कुछ शब्द आ गए, उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसकी ये परिभाषा लिख सकते हो कि आंचलिक भाषा के, आंचलिक, आंचलिक भाषा के क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्रीय शब्द, शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए, प्रयुक्त हो गए, उसे क्या कहते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द का उदाहरण मैं साथियों आपको बता देता हूँ, उदाहरण भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। उदाहरण की बात करूं, जैसे ऊट पटांग है, ऊट पटांग है, ये देखो ऊट पटांग शब्द देशज शब्द है, अपनी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। खटपट है, खटपट है ना, चटपट है ना, ये शब्द कैसे हैं, ये देशज शब्द है साथियों। अब मैं आपको थोड़ा सा विदेशज शब्द के बारे में बताता हूँ। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द हमने जान लिया कि भाई क्षेत्रीय जो भाषा के जो क्षेत्र, आंचलिक भाषा के क्षेत्रीय शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयुक्त करना ही क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ये समझ गए। अब मैं विदेशी शब्द समझा को, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, तो साथियों विदेशी शब्द कौन से होते हैं, तो विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। हमारे देश में क्या है कि जब विदेशी आक्रांताएं भारत के अंदर आई, या विदेशी लोग जब भारत के अंदर आने लग गए, तो भारत में जब विदेशी लोग आए तो उसके साथ उनकी जो भाषा आई, तो उनकी भाषा के कुछ शब्द यहाँ पे आ गए। तो हमारे भारत में अंदर आपको पता है कई मतलब विदेशी लोग आए थे। आपको पता है कि जैसे पुर्तगाली लोग हैं, पुर्तगाली, डच है, फ्रांसीसी है ना, अरबी है, अरब देश से कुछ मतलब अरबी है, अरबी शब्द भी हमारी भाषा में देखने को मिलते हैं। और साथियों अरबी, पुर्तगाली और फारसी के शब्द भी, है ना, और अंग्रेजी के शब्द भी, अंग्रेज आए थे, है ना। तो ये जैसे शब्द है ना, वो जब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं ना, तो उसको कहते हैं विदेशी शब्द। पुर्तगाली शब्द जैसे, पुर्तगाली शब्द जैसे साथियों मैं नाम लेता हूँ, आलू, आलू एक पुर्तगाली शब्द है साथियों, आलू। अरबी शब्द में साथियों अगर नाम लेता हूँ जैसे अखबार, तो अखबार क्या है, एक उर्दू शब्द है, सॉरी उर्दू नहीं, अरबी शब्द है। और साथियों जैसे अदालत फारसी शब्द है ना। और अंग्रेजी में मतलब जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ना, रिटायरमेंट है ना, और कम्युनिकेशन है ना, और मार्कर है। तो ये सभी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी विदेशी शब्द क्या होते हैं और किससे इस प्रकार आए। और एक साथियों संकर शब्द है। संकर शब्द का मतलब है दो भाषाओं के योग से जो शब्द बनते हैं। दो भाषाओं के योग से कैसे शब्द बनते हैं, दो भाषाओं के योग से कैसे शब्द बने, है ना, वो हमें पढ़ना है। तो संकर शब्द मतलब अंग्रेजी भाषा मिल गई और एक साथियों हिंदी भाषा मिल गई, तो इसका संकर्ण हुआ, और संकर्ण होकर के एक नया शब्द निकल करके अंग्रेजी भाषा का जैसे शब्द नाम आता है टिकट घर,
कैसे नाम है, जैसे टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर बोलते हैं। टिकट मतलब टिकट क्या है, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, और ये क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये जब मिले तो कौन सा मिल गया, तो संकर शब्द बन गया। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे शब्दों का हमने वर्गीकरण किया, सामान्य तौर पे हमने शब्दों का वर्गीकरण को इस बारे में समझा, कौन क्या है, कैसे शब्दों का वर्गीकरण होता है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हालांकि इसका विस्तृत तरीके से अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे कि भाई एक तत्सम शब्द मतलब किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार तत्सम शब्द, कौन कौन से तत्सम शब्द है ना, कैसे तत्सम शब्द की मतलब उत्पत्ति हुई थी। हमने तो आज केवल उनकी परिभाषा जानी थी, केवल इसको समझा था, बाकी उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से। और वैसे मैं बात करूं तो ये तो आप आमतौर, ये तो आपसे आराम से इस चीज को तो जानते होंगे कि ऐसे शब्दों को तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, और देख के आप भी पहचान लोगे कौन सा शब्द किस भाषा का है, देशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है ना, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, ये तो आप आराम से मतलब समझ जाओगे, आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब साथियों अगली जो क्लास होगी ना, उसमें हम शब्दों का वर्गीकरण है वो अच्छी तरीके से खोल करके पढ़ेंगे। फिर हम उसमें कैसे कैसे शब्द आते हैं, किस प्रकार मतलब शब्दों की उत्पत्ति होती है, देश शब्द कौन कौन से, किसे हम देश शब्द कहेंगे। अब कोई भी शब्द आ जाए सामने आपके, है ना, पूछेंगे ये कौन सा शब्द है भाई, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, या ऐसा पूछे भाई कोई शब्द आ गया, फारसी शब्द पूछ लिया, है ना, पुर्तगाली शब्द है या अरबी शब्द है ना, ऐसे शब्द पूछ लिया, तो आप इसका आंसर है वो बाद में आराम से दे सकते हो और अच्छी तरीके से दे पाओगे। तो साथियों आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज हमने भाषा व्याकरण की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की है। तो सामान्य जानकारी के संदर्भ में आज हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, और साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और साथियों इसके बाद हमने जाना शब्दों का वर्गीकरण, तो 4 भागों में किया था, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, और अर्थ के आधार पे, और प्रयोग के आधार पे। तो इस प्रकार के प्रश्न को कितने भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, और अर्थ के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमारी हिंदी की ये जो सीरीज है वो लगातार चलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम व्याकरण को समझने वाले हैं। अगर साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दूसरी बात आपसे ये है कि अगर मेरी बताई गई बातों में आपको कहीं डाउट लिखता है, कहीं किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम का है वो लिंक दे दूंगा, जिस पे आप मुझे आपकी समस्या है वो भेज सकते हैं, और मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। उसका निदानात्मक जो उपचार होता है वो जरूर करके आपको बताऊंगा, जहां तक मुझे संभव है, जहां तक मुझे मैंने समझा है कि पढ़ा है उस बात का उच्चारण आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से हम हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, और रिट लेवल 1 वाले विद्यार्थियों मेरे साथियों से निवेदन है कि हम अच्छी तरीके से रिट का जितना भी लेवल 1 का जो सिलेबस होता है उसको पूरा पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। और वैसे आपको पता है कि किस प्रकार रिट लेवल 1 में, रिट लेवल 2 में किस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं आपको आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो आप साथियों आज की क्लास में, आज की क्लास, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और आज आपसे लेते हैं विदा। तो आज आपके दोस्त, आपके अली, आपके सखा को दीजिए इजाजत। तो साथियों अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और जय हिंदी। कि मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, कि ये उर्दू बाज में है, और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, कि उर्दू बाज में है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कुमार विश्वास जी की शायरी आपके सामने लेकर के आया। तो धन्यवाद।